Dear aspirants, you are watching Upscale Academia for the preparation of lecture zoology and biology for PPSC, and today the discussion will be on chapter number 27 entitled Man and His Environment, concept 3, that is रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और पार्ट सी हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। व्हाट डू यू नो अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम्स एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मुख्तलिफ तरह के पावर सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे, वो सिस्टम्स जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है और ऐसी चीज़ों को यूज़ करके पैदा की जा सकती है जो कि रिन्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे कि पानी, हवा और इस तरह की दूसरी चीज़ें। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि पैदा होते रहते हैं बार बार और वो ख़त्म नहीं होते, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन स्पीड होती है वो उनकी यूजेज की स्पीड से ज़्यादा होती है। एज कंपेयर टू यूजेज उनका प्रोडक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होता है। सो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, टाइडल पावर है, विंड पावर है, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड वेस्ट जिसको बायोमास भी कहते हैं, और ओशन थर्मल ग्रेडियंट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन सबकी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर आल्सो नोन एज द हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल यानी कि इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी सोर्स दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय हार्नेसिंग द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर। जो पानी बह रहा है या जो पानी एक स्टोर किया हुआ है हाई लोकेशन पे डैम वगैरह की सूरत में, उस पानी से एनर्जी निकलवाई जाती है। कैसे, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वो पानी जो है वो टरबाइंस के साथ जाके टकराता है, वो कैसे टकराता है वो भी डिस्कस करेंगे। द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ टरबाइंस एंड जनरेटर्स। पानी अगर बह रहा है तो ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अगर स्टोर किया हुआ है कहीं पे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर उसको मूव करवाया जाता है। तो मूव करने से फिर से उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। हाउ हाइड्रो पावर स्टेशन वर्क्स वो हम देख लेते हैं। वाटर सोर्स होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एक वाटर सोर्स दिखाया हुआ है डैम की सूरत में। अ डैम इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड टू क्रिएट अ रेजरवायर क्रिएटिंग अ लार्ज वाटर सोर्स विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है कि रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम एंड रेन गेट्स इट्स एनर्जी इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। रेन फॉल्स ऑन द हाई एरियाज लाइक द माउंटेन्स। दिस रेन वाटर possesses large amount of gravitational potential energy when stored in the reservoir। ये जो डैम है ये आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। आपको पता है जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो वहां से पानी जो है वो बहता हुआ आके डैम में जमा हो जाता है, वरना तो वो सारा बह के जाया हो जाता है ना। आपको पता है दरियाओं का हिस्सा बनता है और दरिया जाके समुद्रों में गिर जाते हैं, तो इस तरह वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसको यूज करने के लिए उनके रास्ते में एक बंद बना दिया जाता है, एक डैम बना दिया जाता है, और पानी जो है वो उसमें स्टोर हो जाता है। जब वो स्टोर होता है वहां पे तो उसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसके पास वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फिर क्या किया जाता है, उस पानी को रिलीज किया जाता है एक पाइप के जरिए जिसको पेन स्टॉक कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे वाटर को जो है वो रिलीज किया जा रहा है और इस स्ट्रक्चर को हम पेन स्टॉक कहते हैं। ये जो दर्रा सा बना हुआ है जहां से पानी नीचे आ रहा है। The water is then released from the reservoir and directed through a large pipe called penstock. The gravitational force of the falling or flowing water gives its काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉलिंग वाटर यानी कि फ्लोइंग वाटर है, इसमें ये जो अब एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। पहले जब वो स्टोर था तब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। देन नीचे लगी होती है टरबाइन। द हाई स्पीड वाटर फ्लो इज डायरेक्टेड ऑन टू द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन काजिंग इट टू स्पिन। द टरबाइन इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर। तो वाटर जो है उसको टरबाइन के ब्लेड्स के साथ जाके टकराया जाता है और उससे क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड जब घूमते हैं तो उस टरबाइन को कनेक्ट किया होता है एक जनरेटर के साथ। तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जो कि फिर ग्रिड स्टेशन में जो है वो जमा कर ली जाती है और फिर वहां से वो ट्रांसमिट कर दी जाती है टूवर्ड्स द एरियाज जहां पे वो यूज होनी है। एज द टरबाइन स्पिन्स इट टर्न्स द जनरेटर विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर टरबाइन के ब्लेड्स के घूमने की वजह से जो जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो टरबाइन के ब्लेड्स का घूमना है वो एक मैकेनिकल वर्क है ना, तो उसको जनरेटर जो है चेंज कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
देन ट्रांसमिशन होगी, द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू द पावर लाइंस टू होम्स, बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। एडवांटेज क्या है, इट इज द चीपेस्ट एंड नॉन पोल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें देखिए कोई पोल्यूशन वगैरह तो पैदा नहीं हुई और ये सस्ता भी है, ठीक है। एक दफा डैम की कंस्ट्रक्शन में तो जाहिर बात है लागत आएगी, लेकिन उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म उसका फायदा होगा। और इससे ये भी फायदा होता है कि इलाके जो है वो सैलाब से भी बच जाते हैं, क्योंकि ऊपर से जब स्पीड से पानी आता है बारिश का पहाड़ों से, तो वो आगे आके डिस्ट्रक्शन काज नहीं कर सकता, बल्कि वो तो रेजरवायर पे जमा हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं कि एक तो एनवायरमेंटल डिजास्टर जैसे कि फ्लड्स वगैरह से बचा जा सकता है, दूसरे नंबर पे चीप जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा होती है और पोल्यूशन भी पैदा नहीं होती। तो ये पहला सोर्स था जिसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ये एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसमें जो पानी यूज हो रहा है जाहिर बात है वो एक रीन्यूएबल सोर्स है। टाइडल पावर, उसके बाद जो दूसरा सिस्टम है जिसके जरिए एनर्जी पैदा की जाती है वो टाइडल पावर है। Tides are caused by the gravitational pull of the moon and the gravitational pull of the sun on the water in rivers, seas and oceans। आपको पता है कि उर्दू में तो समंदर बोल देते हैं ना, लेकिन मजीद डिस्टिंक्शन करनी हो तो बहर और बहीरा। बहर जो है वो बहुत बड़ा और जो बहीरा है वो उससे छोटा समंदर। तो बहर हो, बहीरा हो, यानी कि सी हो, ओशन हो या रिवर हो, उसमें पानी जो है उसमें लहरें पैदा होती है, टाइड्स पैदा होती हैं। और वो किस वजह से पैदा होती हैं, बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून। जो सूरज है वो भी अपना किरदार अदा करता है और जो मून है वो भी अपना किरदार अदा करता है। दो तरह की टाइड्स होती हैं, एक होती हैं स्प्रिंग टाइड्स और एक होती हैं नीप टाइड्स, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि स्प्रिंग जो टाइड्स हैं उनमें यहाँ पे देखें कि ज़मीन के इस हिस्से में और इस हिस्से में टाइड्स पैदा हो रही हैं और यहाँ पे जो है वो टाइड्स पैदा नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जो नीप टाइड्स हैं उनमें आप देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे भी पैदा हो रही हैं और थोड़ी थोड़ी इधर और इधर भी पैदा हो रही हैं, चारों तरफ पैदा हो रही हैं। तो इस तरह क्यों होता है, इस तरह होता है सन की और मून की पोजीशन जो है उसके लिहाज से, ठीक है, कि सन और मून की पोजीशन क्या है उस हिसाब से मुख्तलिफ तरह की टाइड्स जो हैं वो पैदा होंगी, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेबल किया हुआ है कि ये इस तरफ वाली जो हैं ये ल्यूनर टाइड्स हैं और जो इस तरफ वाली हैं ये सोलर टाइड्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये इस तरफ वाली जो है ये ल्यूनर टाइड्स और इस तरफ वाली जो है ये सोलर टाइड्स हैं। तो इस तरह टाइड्स की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं। बहरहाल जब सूरज और चांद कशिश लगाता है ज़मीन के ऊपर तो जो पानी है समंदरों में, दरियाओं में, बहर में, बहीरे में, वो ऊपर उठता है, उसी को टाइड कहते हैं। अब उसके ऊपर उठने से भी आप काम ले सकते हैं। आप जब टाइड्स पैदा हों तो उनके रास्ते में आप टरबाइन्स लगा दें, बिजली पैदा हो जाएगी। या फिर टाइड्स का पानी जब ऊपर चढ़ता है तो उसके रास्ते में कोई आप रेजरवायर बना दें, वो चढ़ा हुआ पानी वहाँ पर जमा हो जाएगा और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते जाओ और वहाँ से एनर्जी पैदा कर ले। तो ऐसे भी होता है। द चेंजिंग टाइड्स ड्राइव वाटर टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम द लैंड। द टाइडल पावर इज अ फॉर्म ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी दैट हार्नेसेस द एनर्जी ऑफ टाइड्स आर ओशन करंट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। रीन्यूएबल इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये पैदा होती रहती है, नेचुरल फिनोमिना है। टाइप्स ऑफ टाइडल पावर स्टेशंस। टाइडल पावर स्टेशंस की अगर हम बात करें तो उसकी क्या टाइप्स होती हैं। पहला जो टाइप होती है वो होती है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम। टाइडल करंट टर्बाइंस भी इनको हम कहते हैं। टाइडल स्ट्रीम सिस्टम नाम से जाहिर है कि ये बहते हुए पानी के रास्ते में आप टर्बाइंस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा है, ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है ना कि किन एरियाज़ में पानी का फ्लो जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि इस एरिया में अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है तो रास्ते में देखिए टर्बाइंस लगा दी हैं। जब टर्बाइन लगाई हैं तो वो बहता हुआ पानी उस टर्बाइन के जो ब्लेड्स हैं उनसे टकराएगा तो वो घूमेगी, तो उससे क्या होगा कि फिर पीछे जनरेटर लगा होता है, अटैच होता है उसके साथ, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। सो प्रिंसिपल क्या है, दीज सिस्टम्स यानी कि टाइडल स्ट्रीम सिस्टम्स यूज अंडर वाटर टर्बाइंस सिमिलर टू द विंड टर्बाइंस बट प्लेस्ड इन द टाइडल स्ट्रीम्स आर करंट्स। विंड टर्बाइंस तो बाहर होती है ना, वो तो हवा की वजह से उनके ब्लेड्स घूमते हैं, लेकिन ये क्या होती है पानी के अंदर होती है और उनके ब्लेड्स पानी की हरकत की वजह से घूमते हैं। दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैप्चरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं टाइडल स्ट्रीम सिस्टम या टाइडल करंट टर्बाइंस।
Location installed in the areas with strong tidal currents such as estuaries. Estuaries वो वाले इलाके होते हैं जहां पे रिवर्स जो है वो समंदर में गिरते हैं, तो उस इलाके को हम एस्टुरी कहते हैं। और आपको पता है कि वहां भी पानी का फ्लो ज्यादा होगा जहां पे दरिया का पानी समंदर में गिर रहा होगा। एडवांटेज क्या है? लो एनवायरमेंटल इंपैक्ट कंपेयर टू द टाइडल रेंज सिस्टम। एक टाइडल रेंज सिस्टम भी होता है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा क्या होता है। उसके मुकाबले में इनका जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है वो कम होता है, यानी कि ये कम डिस्टर्ब करते हैं इकोसिस्टम को। एंड कैन बी डिप्लॉयड इन आर रेंज ऑफ डेप्थ्स, और आप इनको मुख्तलिफ डेप्थ्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। उस डेप्थ में आप करते होते हैं ज़्यादातर जहां पे पानी का फ्लो ज़्यादा हो। डिसएडवांटेज क्या है? एनर्जी आउटपुट वेरीज विद द स्ट्रेंथ ऑफ टाइडल करंट्स। जाहिर बात है जब टाइड्स पैदा होंगी, ल्यूनर टाइड्स या फिर आप कह ले सोलर टाइड्स, तो उन टाइड्स के पैदा होने की वजह से जो पानी चढ़ेगा तो उसका जो फ्लो होगा वो कितना तेज है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन द मैरीन इकोसिस्टम। जाहिर बात है कि जहां भी ये इंस्टॉल किए जाएंगे वहां मैरीन लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी। देन है टाइडल रेंज सिस्टम। टाइडल रेंज सिस्टम जो होता है ना, उसमें बैराज बनाए जाते हैं, उसमें स्टोरेज बनाई जाती हैं जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है। किस वक्त स्टोर किया जाता है? जब टाइड्स आती हैं, ठीक है, जब टाइड्स का फिनोमिना होता है तो उस वक्त जब पानी ऊपर चढ़ता है तो पानी को स्टोर कर लिया जाता है इन बैराज के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हस्बे ज़रूरत उस पानी को छोड़ते हैं। ठीक है, जब उस पानी को छोड़ते हैं तो वो टरबाइन के जाके ब्लेड्स के साथ टकराता है और फिर टरबाइन घूमती है, तो उसके साथ जनरेटर अटैच होता है। तो वहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है, और पानी जो है यहाँ से ऐसे गुजर के आगे चला जाएगा ओशन के अंदर। क्योंकि ये एस्टरी फ्लोर है। एस्टरी फ्लोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये दरिया का फ्लोर है जहाँ पे दरिया का पानी समंदर में गिर रहा है। तो रास्ते में देखिए ये बैराज बना दिया, ठीक हो गया। तो अब जब दरिया में टाइड्स पैदा होंगी, पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी आएगा वो क्या होगा? यहाँ पे बैराज में जमा कर लिया जाएगा, उसे डायरेक्टली समंदर में यानी कि ओशन में गिरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया जाएगा ताकि वो टरबाइन के ब्लेड से टकराता हुआ ओशन में गिरे और फिर उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो। So the barrage captures the water at high tide and release it through the turbines at low tide, generating electricity from the potential energy of the water. Location typically built across the estuaries or tidal rivers with a significant tidal range. आपको पता है कि ये वहाँ पर ही बिल्ड किए जाएंगे जहाँ पर एस्टुरीज होंगी। एस्टुरी क्या होता है? आपको पता है वो इलाका जहाँ पे दरिया का पानी जो है वो गिरता है समंदर में। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है एस्टुरी फ्लोर, तो यहाँ पे बना दिया जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर को जमा कर लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ टाइड्स। एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड्स अ प्रिडिक्टेबल एंड स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो टाइडल बैराज सिस्टम्स हैं, जिनको टाइडल रेंज सिस्टम्स भी कहते हैं, ये प्रिडिक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि इस बैराज की इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कैपेसिटी कितनी है, और वो स्टेबल भी होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट द रिजर्वायर्स दैट कैन ऑफर एडिशनल बेनिफिट्स लाइक फ्लड कंट्रोल। ठीक हो गया। तो इससे क्या होता है कि बैराज वगैरह जो है, अगर दरिया में फर्ज करें कि फ्लड आ गया तो फ्लड का पानी भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी एक फायदा हो जाता है कि वो पानी जाया होने से बच जाता है, वरना तो आपको पता है वो समंदर में गिर जाएगा तो फिर तो आपके किसी काम का नहीं आएगा। देन डिसएडवांटेज, सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑन द एस्टुरीज एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। जाहिर बात है वहां का इकोसिस्टम मुतासर होगा, खास तौर पर जो माइग्रेटिंग स्पीशीज होती हैं। आपने पढ़ा हुआ है कुछ फिशीज ऐसी होती हैं जो कि समंदर से माइग्रेट करके रिवर में जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो रिवर से माइग्रेट करके समंदर में जाती हैं एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आप पढ़ेंगे फिशीज के चैप्टर में ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले के अंदर। तो वहां पर रास्ते में आपने ऑब्स्टेकल्स बना दिए, बैराज बना दिए, तो उससे क्या होता है कि जानवरों की जो मूवमेंट होती है, उनके जो नेचुरल रास्ते होते हैं मूवमेंट के, वो मुतासर हो सकते हैं। देन हाई इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस इश्यूज। एक तो इनको बनाने के लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और दूसरे नंबर पे इनकी मेंटेनेंस पे भी खर्चा आता है, तो वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, दैट इज द विंड पावर। विंड पावर नाम से जाहिर है कि हवा के जरिए ब्लेड्स चलवाए जाएंगे टरबाइंस के, और वो फिर अटैच होती हैं टरबाइन जनरेटर्स के साथ जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं।
Moving air is called wind. The sun warms the different parts of the earth unevenly. अब यहाँ पर ये बताएगा कि हवा कैसे पैदा होती है। तो जो सूरज होता है उसकी रोशनी ज़मीन के तमाम हिस्सों पे एक ही एंगल से तो नहीं और एक ही ड्यूरेशन से तो नहीं पड़ती। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं वो मुख्तलिफ टेम्परेचर के साथ होते हैं। कुछ हिस्से जो होते हैं वो गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, कुछ ज़्यादा गर्म होते हैं, कुछ कम गर्म होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूड एंड आल्टीट्यूड। सो दिस डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द अर्थ ब्लोज विंड। कैसे कि जो वार्म एयर है, मतलब किसी इलाके का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो नीचे एक खला पैदा हो जाता है, उसको फिल करने के लिए जो ठंडे इलाके से हवा है वो उस तरफ सफ़र कर जाती है। सो द कूलर एयर फ्लोज एज विंड to take its place. There are different temperatures at the different places on the earth, and this difference in the temperature has created various high and low pressure regions. Wind blows from an area of high pressure to an area of low pressure. जहाँ पे low pressure होगा उस तरफ आएगी विंड, वहाँ से जहाँ से हाई प्रेशर होगा। जैसे कि एक इलाका गर्म है, वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठी, वहाँ पे प्रेशर जो है वो नीचे कम हो गया, तो लो हो गया ना प्रेशर, तो उस एरिया से हवा उस तरफ आ जाएगी उस गैप को फिल करने के लिए जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा है या एज कंपेयर टू दैट एरिया कम गर्म है। Wind power refers to the conversion of kinetic energy in the wind into electrical energy, and this is typically achieved by using the wind turbines and windmills. Wind turbine और windmill में थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, इसको टावर कहते हैं। इस टावर के ऊपर देखें कि ये ब्लेड्स हैं, ठीक हो गया, और ब्लेड जो हैं ये पीछे यहाँ पर एक चैम्बर है, नसेल जिसे कहते हैं, उसमें जनरेटर होता है, उस जनरेटर के साथ ऐसे ये मुंसलिक होते हैं, ठीक हो गया। तो हम पहले विंड टरबाइन का जिक्र कर लेते हैं। विंड टरबाइंस आर प्राइमरीली डिजाइंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द रोटेशन ऑफ द टरबाइन ब्लेड्स। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अ मॉडर्न विंड टरबाइन टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ टावर, ये टावर है, फिर ब्लेड्स, ये आपको ब्लेड नजर आ रहे हैं, एंड नसेल हाउसिंग अ जनरेटर, और ये एक चैम्बर जिसके अंदर क्या होता है, जनरेटर होता है। द टावर सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर एंड लिफ्ट्स द ब्लेड्स टू अ हायर एलिवेशन। ये टावर का क्या काम है कि ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, बिल्कुल जिस तरह स्टेम सपोर्ट देता है पौधे के ऊपर वाले हिस्से को, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। और ये क्या करता है, ये ब्लेड्स को भी हायर एलिवेशंस पे रखता है। जाहिर बात है टावर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी ब्लेड्स उतने ही ज़्यादा हाइट पर होंगे, उतने ही ज़्यादा ऊंचे होंगे। ब्लेड्स की जो ऊंचाई है वो सेट की जाती है हवा के हिसाब से कि कहाँ पे हवा जो है वो उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से घुमा सकती है। सो दिस apparatus is placed where the wind speeds are generally stronger. When the wind blows, it causes the turbine blades to rotate. The kinetic energy from the rotating blades is then converted into mechanical energy, and the mechanical energy is transferred to a generator housed by the नसेल वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वहां पे इसको क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिया जाता है। एंड देन जनरेटर्स इन द विंड टर्बाइंस टिपिकली यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इज देन ट्रांसमिटेड थ्रू द केबल्स डाउन टाउन एंड इन मैनी केसेस थ्रू अ सब स्टेशन बिफोर बीइंग फेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। तो क्या किया जाएगा, इस तरह सीरीज में बहुत सारे विंड टरबाइंस जोड़ दिए जाएंगे और उनसे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक करीबी सेंटर में जमा किया जाएगा, सब स्टेशन में जमा किया जाएगा, और उस सब स्टेशन से फिर उसको ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए भेजा जाएगा टूवर्ड्स द मेन ग्रिड स्टेशन या पावर स्टेशन, और वहाँ से फिर वो जो है वो होम्स को और इंडस्ट्रीज़ को जो है वो सप्लाई की जाएगी। अब इसमें देखें, ये भी नॉन पोल्यूटेड सोर्स है एनर्जी का, और विंड जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो पैदा होती है, तो इससे आप चीप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। देन आती हैं जी विंड मिल्स। विंड मिल्स और विंड टरबाइंस का थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो आपको नजर आ रही है ये विंड मिल है, आप देख रहे होंगे कि ये विंड टरबाइन से थोड़ा साइज में बड़ी होती है। इसका टावर जो है वो विंड टरबाइन की निस्बत थोड़ा चौड़ा होता है। इसके जो ब्लेड्स हैं वो भी विंड टरबाइन की निस्बत थोड़े चौड़े और बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होते।
ठीक हो गया। आमतौर पर जो पहले विंड मिल्स यूज़ की जाती थी हिस्टोरिकली या ट्रेडिशनली, वो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ की जाती थी, यानी कि वाटर को पंप करने के लिए या दाने वगैरह पीसने के लिए, चक्की वगैरह चलाने के लिए। ज़ाहिर बात है जब हवा ब्लेड्स के साथ टकराती थी, ब्लेड्स घूमते थे, तो ये ब्लेड्स पीछे जो है वो गियर सिस्टम के साथ अटैच होते थे और वो चक्की वगैरह और वो पंप वगैरह चलता था जिससे पानी निकलता था या दाने वगैरह पीसे जाते थे। बट आजकल जो मॉडर्न विंड मिल्स हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करके जनरेट की जा सकती है इलेक्ट्रिसिटी। द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल आर नॉट हाईली एलिवेटेड एज द विंड टर्बाइंस एज वेल एज लार्जर देन द ब्लेड्स ऑफ द विंड टर्बाइंस। तो एक तो ब्लेड साइज में बड़े हैं, दूसरा इतने ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होते। विंड इट सेल्फ कॉस्ट नथिंग। अब जो हवा चल रही है उससे आपको क्या लागत आ रही है? कुछ भी नहीं। इट आल्सो डज नॉट काज द एयर पोल्यूशन, और इससे एयर पोल्यूशन भी जनरेट नहीं होती। बट ऑल द विंड मिल्स स्टॉप वर्किंग व्हेन द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग। लेकिन एक ड्रॉबैक है कि जब हवा रुकेगी तो फिर विंड टर्बाइंस हो या विंड मिल्स हो वो रुक जाएंगी। Therefore wind mills are built in the large number at the different locations है, इसलिए विंड टर्बाइंस को या विंड मिल्स को उन लोकेशंस पर ही लगाया जाता है जहां पर जो हवा है उसकी रफ्तार जो है वो स्टेडी रहती है और तेज रहती है। These locations have strong and steady winds. Thus the windmills work efficiently. It continuously supplies electrical and mechanical energy. ठीक हो गया। तो इससे आप मैकेनिकल काम भी ले सकते हैं विंड मिल से और इलेक्ट्रिकल काम भी ले सकते हैं। और जो विंड टर्बाइन है वो खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाई जाती है। आगे आगे जी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी इन द न्यूक्लियस आर कोर ऑफ एन एटम। आपको पता है कि ये एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उनके इक्वल ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो वो कहता है कि एक जो एटम है उसकी जो कोर है वो न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस जो है उससे एनर्जी पैदा की जा सकती है। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी in the nucleus or core of an atom. Nuclear energy can be used to create the electricity, but it must first be released from the atom. उस न्यूक्लियर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनवा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको उस न्यूक्लियर एनर्जी को रिलीज करवाना पड़ेगा। तो रिलीज करवाने के लिए क्या होते हैं? न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के न्यूक्लियस में से एनर्जी को निकलवाते हैं और फिर उस एनर्जी का यूज करके वहां पे वाटर वगैरह को हीट करके स्टीम पैदा की जाती है और उस स्टीम से फिर जो है वो टर्बाइंस चलती हैं और वहां से टर्बाइंस आगे आपको पता है जनरेटर्स के साथ अटैच होती है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। ये सारा मैकेनिज्म हम देखेंगे। देयर आर टू प्रोसेसेस टू गेट दिस एनर्जी, यानी कि इस न्यूक्लियर एनर्जी को हासिल करने के दो जराए हैं। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एटम्स आर स्प्लिट टू रिलीज दैट एनर्जी एंड इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन व्हेन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर। ठीक है, क्या होता है कि एक फिशन रिएक्शन होता है जिसमें तोड़ा जाता है न्यूक्लियस को, और एक होता है फ्यूजन जिसमें न्यूक्लियाई आपस में मिलवाए जाते हैं। दोनों सूरतों में एनर्जी मिलती है। पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर होता है एंड इट इज अ सीरीज ऑफ मशीन्स दैट कंट्रोल द न्यूक्लियर फिशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर फिशन जो है उसका प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए एक पूरा सीरीज होता है मशीन्स का जो कि उसको कंट्रोल करता है और फिर वहां से हासिल होने वाली एनर्जी को यूज किया जाता है। द न्यूक्लियर फ्यूल दैट द न्यूक्लियर रिएक्टर यूज टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर फिशन इज called pellets and the pellets of the element uranium 235 और plutonium 239 are used। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो बता दिए। न्यूक्लियर फ्यूल इज टिपिकली यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर 3 to 5 years है। यूरेनियम यूज कर ले या प्लूटोनियम यूज कर ले, उसकी जो एज है वो 3 से 5 साल है कि 3 से 5 साल तक आप यूज करेंगे, फिर उसको वहां से निकाल लेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से और उसको अंडर वाटर आप स्टोर कर देंगे। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एटम्स ऑफ यूरेनियम आर फोर्स्ड टू ब्रेक अपार्ट, क्योंकि मैंने कहा कि न्यूक्लियर फिशन है तो न्यूक्लियर फिशन में क्या है? तोड़ा जाता है। फिशन का मतलब टूटना। तो क्या तोड़ा जाता है कि ये जो आपने न्यूक्लियर एलिमेंट्स यूज किए हैं यूरेनियम वगैरह प्लूटोनियम वगैरह, उनके एटम्स को तोड़ा जाता है। एज दे स्प्लिट द एटम्स रिलीज द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फिशन प्रोडक्ट्स। जब वो टूटेंगे ना एटम्स और उनके न्यूक्लियस टूटेंगे तो वहां से फिशन पार्टिकल्स निकलेंगे। फिशन पार्टिकल्स मतलब न्यूट्रॉन्स।
वो फिशन पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन्स या फिशन प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, मजीद यूरेनियम के एटम्स जो हैं उनको तोड़ती हैं और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है इस तरह से कि आगे से आगे चीज़ें जो हैं वो टूटती ही जाती हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वजह से। सिर्फ पहली दफ़ा आपने इनिशिएट करवाना है, फिर उसके बाद आगे ये रिएक्शन होता चला जाएगा। द हीट क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियर फ्यूशन, अब इन टूटने के अमल की वजह से जो हीट पैदा होती है उसको क्या किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है इस रिएक्टर में जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। इसमें क्यों यूज़ किया जाता है, उस हीट के ज़रिए इस प्लांट के अंदर मौजूद पानी को हीट किया जाता है। पानी एक कूलिंग एजेंट है ना, तो उसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और हीट करके उसको क्या किया जाता है, वहाँ से स्टीम पैदा की जाती है। ठीक हो गया। वाटर की जगह पे कोई दूसरा लिक्विड मेटल या मोल्टन साल्ट भी यूज़ कर लेते होते हैं। The cooling agent heated by the nuclear fission produces steam and the steam turns the turbines। और उससे फिर ये देखें जो स्टीम पैदा हो रही है उस स्टीम से फिर क्या चलेंगी, टर्बाइंस चलेंगी और टर्बाइंस के साथ आपको पता है कि जनरेटर्स अटैच होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी फिर इस तरह सप्लाई कर दी जाएगी। और यहाँ पर देखें कि स्टीम जो है उसने टर्बाइंस को चलाया और वो स्टीम दोबारा देखें यहाँ नीचे की तरफ आ गई है, वो कंडेंसर में आती है और कंडेंसर में उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और पानी में कन्वर्ट करके उसको इस तरह से यहाँ पे देखें दोबारा वाटर सोर्स के अंदर ही ऐड कर देंगे, या वही पानी जो है वो दोबारा इधर भी सर्कुलेट करके आ सकता है ताकि उससे दोबारा स्टीम बन सके। तो इस तरह ये एक ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जाती है। ये इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो दिखने में आपको नज़र आएंगे। अब बात यह है कि ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर तो बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो कि कंट्रोल में नहीं होती आपके, तो उसको आप यूज़ भी नहीं प्रॉपरली कर सकते। रॉड्स ऑफ द मटेरियल कॉल्ड न्यूक्लियर पॉइजन कैन एडजस्ट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ये देखें लिखा हुआ है कंट्रोल रॉड्स, इनको न्यूक्लियर पॉइजन भी कहते हैं। ये इस तरह डबोए जाते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जहां पे ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं सम ऑफ द फिशन प्रोडक्ट्स यानी कि सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स को, और इस तरह न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस को वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल। और ये एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि जीनॉन वगैरह। आपको पता है ना कि जो फिशन प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं वही आगे मजीद जो है यूरेनियम एटम्स के साथ टकरा के मजीद न्यूट्रॉन्स पैदा करवाते हैं और वो फिर आगे मजीद टकरा के मजीद न्यूट्रॉन्स पैदा करवाते हैं और हर दफ़ा जो है वो हीट निकलती है। तो अगर उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए न्यूट्रॉन्स की एक तो स्पीड को, दूसरे नंबर पर उनकी अमाउंट को, तो उससे आप न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से पैदा होने वाली हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर उस हीट को यूज में लाते हुए आप वाटर को जो है स्टीम में चेंज कर सकते हैं और उस स्टीम से आप टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। दूसरा रिएक्शन होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वही रिएक्शन है जो कि सन को पावर देता है। फ्यूजन इज द प्रोसेस दैट पावर्स द सन एंड अदर स्टार्स। व्हाइल फ्यूजन हैज द पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ virtually limitless and clean source of energy, it is currently challenging to achieve and sustain on earth due to the extreme conditions required such as high temperature and pressure। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जैसी कंडीशंस लगती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करवाने के लिए, इसलिए ये अभी जो है वो ज़्यादा फिजिबल नहीं हुआ। Then nuclear power station या nuclear reactor does not produce the waste gases, so they do not pollute the air. However, the life of each nuclear power station या reactor is only 30 years। जो लाइफ होती है वो तकरीबन 30 साल तक होती है एक न्यूक्लियर रिएक्टर की। Similarly, strict safety measures are taken to avoid the radiation pollution। ठीक है, क्योंकि आप यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं और प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं, वो रेडिएशंस भी वहाँ से जो है वो निकलती हैं जो कि कैंसरस भी हो सकती हैं, और इसलिए वहाँ पे जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा जाता है। जो न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पे आप यूज़ करते हैं पैलेट्स वगैरह यूरेनियम के या प्लूटोनियम के, वो तो आपको पता 3 से 5 साल बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। ओवरऑल जो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी एज वो बता रहा है कि 30 इयर्स होती है। आगे जी जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है, द वर्ड जियोथर्मल कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स जियो मीनिंग अर्थ एंड थर्म मीनिंग हीट, सो द नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप्ड अंडरग्राउंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। आपको पता है ज़मीन में लेयर्स है ना, आपको पता है सबसे ऊपर वाली जो है वो क्रस्ट है, ऐसे नीचे की तरफ अगर आप चलते जाएं खुदाई करें
तो नीचे से नीचे जाते जाते आपको पता है कि टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, और नीचे आपको वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी मिल सकती हैं, इस तरह की और चीज़ें भी मिल सकती हैं, हॉट वाटर के स्प्रिंग्स भी मिल सकते हैं। तो ज़मीन के अंदर जो हीट की सूरत में एनर्जी ट्रैप्ड है वो कहलाती है जियोथर्मल एनर्जी, और उसको यूज़ किया जा सकता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कैसे यूज़ किया जा सकता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। हॉट वाटर आर सब्सटेंसेस एस्केप थ्रू द वोल्केनोज, हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। दीज हॉट वाटर एंड सब्सटेंसेस कैरी द जियोथर्मल एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जैसे न्यूजीलैंड और आइसलैंड जो हैं उनमें वोल्केनोज बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। अब टाइप्स क्या होती है जियोथर्मल पावर प्लांट्स की, यानी कि ऐसे पावर प्लांट्स की जो कि जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाएंगे। उनकी 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं, इसी तरह फ्लैश स्ट्रीम पावर प्लांट्स होते हैं, और फिर बाइनरी साइकिल पावर प्लांट्स होते हैं। अब इनको हम बारी बारी देख लेते हैं क्या होते हैं। ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट्स है, नाम से जाहिर है कि ये देखें, ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है, यहाँ पे हमें पता है कि नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, या टेम्परेचर बहुत हाई है, या हॉट वाटर के स्प्रिंग्स हैं, तो वहाँ पे पाइपिंग करके ऐसे नीचे पाइप भेजा जाता है, और उस पाइप के ज़रिए स्टीम को ऊपर लाया जाता है, और वो स्टीम आके डायरेक्टली टरबाइन के ब्लेड्स के साथ टकराती है, टरबाइन के साथ जनरेटर अटैच होता है, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और वो स्टीम जो है वो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाने के बाद यहाँ पे देखिए कंडेंसर में आ जाएगी, और कंडेंसर में उस स्टीम से दोबारा पानी बना लिया जाएगा, और उस पानी को दोबारा ग्राउंड में भेज दिया जाएगा, ज़मीन में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एक जियोथर्मल एनर्जी को आपने यूज़ कर लिया, जो स्टीम थी उसको ऊपर लेके आए, यूज़ करके दोबारा पानी बना के दोबारा ज़मीन में ही पानी आ गया ना, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ। दीज प्लांट्स यूज स्टीम डायरेक्टली फ्रॉम अंडरग्राउंड जियोथर्मल रेजरवायर्स। द स्टीम इज पाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रेजरवायर टू अ टरबाइन विच ड्राइव्स अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओनली स्टीम यानी कि नो वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जियोथर्मल वेल्स। ये जो जियोथर्मल वेल्स होंगे ना, ड्राई स्टीम पावर प्लांट्स वाले, इनसे पानी नहीं ऊपर लाया जाएगा, सिर्फ स्टीम ऊपर लाई जाएगी। जैसे कि द गीजर्स इन कैलिफोर्निया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एक पावर प्लांट है, ये है गीजर्स इन कैलिफोर्निया, ये ड्राई स्टीम पावर प्लांट है। ठीक हो गया। देन जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने का जो नेक्स्ट मेथड होता है वो होता है फ्लैश स्टीम पावर प्लांट की सूरत में। तो ये है जी फ्लैश स्टीम पावर प्लांट, जो कि मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, These plants use high pressure hot water from the geothermal reservoirs। यहाँ पे ज़मीन के नीचे जो गर्म पानी होगा, उस गर्म पानी को इस तरह बाहर लाया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा पानी को। ठीक हो गया। फिर क्या किया जाएगा, when the water is brought to the surface the pressure is reduced, यानी कि फ्लैश्ड, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं फ्लैश, जब उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। काजिंग सम ऑफ द वाटर टू रैपिडली वेपोराइज, यानी कि फ्लैश इनटू स्टीम। जब उसका फिर प्रेशर कम किया जाएगा तो उस पानी से क्या बनेगी, स्टीम बनेगी। फिर क्या होगा, द स्टीम देन ड्राइव्स अ टरबाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर। तो वो स्टीम जो है यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये जाके टरबाइन के ब्लेड्स के साथ टकराएगी, उनको रोटेट करेगी, और फिर वो जो टरबाइन है वो आगे आपको पता है जनरेटर के साथ अटैच है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये स्टीम जो है ये फिर कंडेंसर में आ जाएगी, और कंडेंसर में आने के बाद यहाँ पे देखें कुछ तो ऐसे रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट में, और कुछ जो है यहाँ पे वापस वाटर में चेंज होती है, और वो वाटर जो है वो दोबारा ज़मीन में डाल दिया जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि आया तो वाटर था, वाटर का जब प्रेशर रिड्यूस हुआ तो स्टीम जनरेट हुई, स्टीम का सारा हमने पाथवे देख लिया, बाकी वाटर भी तो बचा ना। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक सेपरेटर लगा होता है जो कि स्टीम को और वाटर को अलग अलग करता है। तो जो बचा हुआ वाटर है वो ये देखें इस पाइप के ज़रिए इसी पाइप को आके ज्वाइन कर रहा है, जो कि ऊपर कंडेंसर की तरफ से आ रहा है। तो इस तरफ से आने वाला यानी कि सेपरेटर से आने वाला पानी, और ऊपर कंडेंसर से आने वाला पानी जो कि स्टीम से पानी में चेंज हुआ है, ये सारे का सारा पानी जहाँ पे देखे दोबारा ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। और जो स्टीम यहाँ पे अलग हुई थी सेपरेटर में, उससे टरबाइन और जनरेटर और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का पाथवे चलेगा।
तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया फ्लैश स्टीम पावर प्लांट। इसमें देखें कि सिर्फ स्टीम नहीं आपने सरफेस के ऊपर लाई, बल्कि पानी लेके आए हैं और फिर उस पानी में से जो है आपने स्टीम जनरेट करवाई है। Both steam and hot water are involved. The steam is generated from the flashing of high pressure water. जो हाई प्रेशर वाटर आया था ना नीचे से, तो उसको आपने कहा था ना कि उसका प्रेशर आपने रिड्यूस किया है, तो उस प्रोसेस को फ्लैशिंग कहते हैं। तो उससे स्टीम पैदा होती है, यानी कि फ्लैश। तो बाकी जो पानी है वो फिर उसका पाथवे भी मैंने आपको बता दिया। जैसे कि लाड्रेलो इन इटली, यहाँ पर देखिए ये जो है ये जियोथर्मल पावर प्लांट है जो कि काम करता है किस उसूल पर, फ्लैश स्टीम के उसूल पर। देन नेक्स्ट क्या होता है जी, नेक्स्ट मेथड होता है बाइनरी साइकिल पावर प्लांट। ये भी पावर प्लांट की एक किस्म है जो कि जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए बनाई गई है। इसमें मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं कि ये पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। बाइनरी साइकिल पावर प्लांट, these plants use lower temperature geothermal resources. Hot water from the geothermal reservoir is passed through a heat exchanger. ठीक हो गया। ये प्लांट क्या करता है कि यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्शन वेल है, यानी कि ज़मीन से पानी यहाँ पे ऊपर लाया जाएगा और जब पानी ऊपर आएगा तो यहाँ पर आगे देखें ये हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट एक्सचेंजर में देखें एक ऊपर की तरफ पाइप है और एक नीचे की तरफ पाइप है। जो नीचे की तरफ पाइप है उसमें तो वही पानी बह रहा है और इस तरफ जा रहा है जो कि आपने ज़मीन से निकाला है, हॉट वाटर। और ये जो ऊपर है ना, ये एक फ्लूइड होता है। इसका क्या काम है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो होता क्या है कि ये जो पानी आया है ना नीचे से ऊपर, गर्म पानी, इस पाइप के अंदर इस वाटर की हीट को यूज किया जाता है इस पाइप में मौजूद फ्लूइड को गर्म करने के लिए। द हीट फ्रॉम द वाटर इज यूज टू हीट अ सेकेंडरी फ्लूइड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द वाटर। द सेकेंडरी फ्लूइड वेपोराइजेज एंड इट इज यूज टू ड्राइव अ टरबाइन। दूसरे पाइप के अंदर जो फ्लूइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, इसलिए वाटर की हीट को लेके वो जल्दी बॉयल कर जाता है वो दूसरा फ्लूइड, और फिर वो किस में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है। और वो स्टीम उसी तरह आगे जाके टरबाइन को चलवाएगी और फिर वो टरबाइन जो है वो आगे आपको पता है जनरेटर के साथ अटैच होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है और फिर वो सप्लाई की जाती है। यहां पर देखिए कि ये जो फ्लूइड है जिसको आपने यूज करना है सेकेंडरी फ्लूइड, उसका सोर्स ये वाला दिखाया है। की फीचर्स क्या हैं जी, नो स्टीम इज डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जियोथर्मल सोर्स, इंस्टेड अ सेकेंडरी फ्लूइड इज यूज्ड अलाउइंग फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ लोअर टेम्परेचर रिसोर्सेज। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि कोई स्टीम वगैरह आपने अर्थ से एक्सट्रैक्ट नहीं की बल्कि हॉट वाटर किया है, और उस हॉट वाटर ने भी एक पाइप में ही रहना है और वो उसी तरह घूमते घुमाते ऐसे दोबारा ज़मीन में ही आ जाएगा और उसकी जो हीट होगी वो उसके पाइप से निकल के साथ वाले पाइप में जाएगी जिसमें सेकेंडरी फ्लूइड बह रहा होगा, और वो सेकेंडरी फ्लूइड उस हीट को पकड़ के गर्म होगा, स्टीम में चेंज होगा और अगले सारे काम टरबाइन वाले होंगे। आपको पता है स्टीम फिर टरबाइन को चलाने के काम आती है। डिसएडवांटेज क्या है, जियोथर्मल एनर्जी इज फ्री एंड कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। साइट्स फॉर द जियोथर्मल एनर्जी आर लोकेटेड इन फार ऑफ एरियाज, सो दीज एरियाज आर फार अवे फ्रॉम द कंज्यूमर्स। है जियोथर्मल एनर्जी के जो एरियाज होते हैं वो बड़े दूर दराज होते हैं, खासतौर पे आपको पता है वोल्केनिक एक्टिविटीज़ वहाँ होती है जहाँ पे पहाड़ी सिलसिले होते हैं। तो ऐसी जगहों पे जाके इस तरह के प्लांट्स लगाना थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर मिसालें दी हैं आपको कि लगे भी हुए हैं जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स। Furthermore, harmful substances like the boron and oxides of sulfur are also released with hot water or steam and they can pollute the environment. तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जो बोरोन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकते हैं। देन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के जरिए किस तरह एनर्जी पैदा की जाती है, आपको पता है जो कूड़ा करकट है उसके जरिए एनर्जी पैदा करना, सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा करना कहलाता है। सर्टेन वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट प्रोसेसेस। दीज वेस्ट आर ट्रैश, पेपर, ऑर्गेनिक मैन्योर, प्लास्टिक मटेरियल्स, कैन्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। सॉलिड वेस्ट एनर्जी आल्सो नोन एज द वेस्ट टू एनर्जी, WTE, refers to the process of generating energy from the combustion or conversion of the solid waste materials।
ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स हैं इनको क्या करना है, कंबस्शन करनी है, इनकी जलाना है या फिर कोई दूसरे प्रोसेसेस से गुजारना है, जैसे कि बायो कन्वर्जन वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये टूटते फूटते हैं जब, तो ये हीट पैदा करते हैं, उस हीट को यूज किया जाता है वाटर के ऊपर, वाटर जो है वो स्टीम बनाता है और फिर उस स्टीम से टरबाइन चलती है और फिर जनरेटर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। द वेस्ट अंडरगो हाइड्रोजिनेशन, पायरोलिसिस जिसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं, एंड बायो कन्वर्जन। अब ये क्या प्रोसेसेस है ये हम देख लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन इन्वॉल्व्स एडिंग हाइड्रोजन टू द वेस्ट मटेरियल्स ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। वेस्ट मटेरियल लेंगे, उस वेस्ट मटेरियल की हाइड्रोजिनेशन करेंगे अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा जो कि उस ऑर्गेनिक मटेरियल को, उस वेस्ट को चेंज कर देगा इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि सिंथेटिक फ्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक डीजल और गैसोलीन वगैरह में। तो इस तरह क्या फायदा हो गया आपको कि आपने सिंथेटिक फ्यूल्स बना लिए उससे, हाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस से, वेस्ट मटेरियल से, बजाय इसके कि आप उस वेस्ट मटेरियल को जहां लैंड फिलिंग हो रही है वहां पे ले जाएं और जमीन में दबा दें। ये एक अच्छा तरीका है। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस इज द थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन में क्या करते हैं, डीकंपोजिशन करते हैं, जिसको हम थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। द वेस्ट इज हीटेड टू द हाई टेम्परेचर्स काजिंग इट टू ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। डीकंपोजिशन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का टूटकर छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज होना, और चूंकि आप हीट के जरिए कर रहे हैं तो थर्मल डीकंपोजिशन हो गई। इसकी मेन प्रोडक्ट्स होती हैं गैसेस वगैरह, लिक्विड्स वगैरह जैसे कि बायो ऑयल वगैरह, एंड सॉलिड रेजिड्यू, चार वगैरह। चार ऐसे राख की तरह का मटेरियल होता है। बायो कन्वर्जन, bioconversion involves using the biological processes. Typically microorganisms are enzymes to convert the organic waste into the energy rich compounds. This can include the anaerobic digestion where waste is broken down by bacteria in the absence of oxygen to produce the biogas. तो waste materials हैं, वहां पे क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स का छिड़काव कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे वेस्ट मटेरियल के साथ। तो वहाँ पे क्या प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वगैरह, फर्मेंटेशन वगैरह, जहाँ पे क्या होगा कि जो वेस्ट मटेरियल्स ऑर्गेनिक हैं उनकी शुगर्स टूटेंगी और वो जो है बायोफ्यूल्स वगैरह और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनेंगी वहाँ पे। देन है जी ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ओशन थर्मल ग्रेडियंट से भी आप पैदा करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ओशन थर्मल ग्रेडियंट क्या होता है? ओशन थर्मल ग्रेडियंट रेफर्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर ऑफ द ओशन एंड डीपर लेयर्स। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर में भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ डेप्थ ऑफ फ्यू 100 मीटर्स ओनली 5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस डेवलप्स एन ओशन थर्मल ग्रेडियंट। तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसको भी यूज में लाया जाता है, और इसको यूज में लाने की जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं ओशन थर्मल ग्रेडियंट, जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाई जा सकती है। दिस टेम्परेचर difference can be harnessed to generate electricity through a process known as ocean thermal energy conversion, OTEC. Ocean thermal energy conversion systems use the temperature difference between the warm surface water and cold deep sea water to generate the electricity. And there are two main types, open cycle and closed cycle ocean thermal energy conversion systems, each operating differently. ठीक हो गया? तो ये जो systems हैं ये क्या करते हैं, ये जो temperature का difference है between the layers of water, upper layer और deeper layers, उसको use करते हैं। In an open cycle system, warm surface sea water is pumped into a low pressure chamber. ये warm surface sea water है जिसका टेम्परेचर जो है वो आपको पता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसको ऐसे ऊपर लेके जाया जाता है एक चैम्बर के अंदर जिसका प्रेशर लो होता है, where it boils due to reduced pressure। ठीक है, वहां पे रिड्यूस प्रेशर की वजह से ये क्या करता है, बॉयल करता है। एंड द रिजल्टिंग स्टीम विच इज लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ड्राइव्स अ टर्बाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो उससे क्या होता है, स्टीम पैदा होती है एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो स्टीम जो है वो वाटर वेपर्स की सूरत में आपको पता है कि फिर टर्बाइन के पास आती है, और टर्बाइन आपको पता है कि जनरेटर के साथ अटैच होता है, तो वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। After passing through the turbine, the steam is condensed using the cold deep sea water, turning it back into the liquid fresh water. अब यहाँ पे देखें आगे कंडेंसर लगा हुआ है, तो इस कंडेंसर के अंदर ना कोल्ड डीप सी वाटर जो है वो ऐसे जाता है। तो उस कोल्ड डीप सी वाटर की वजह से जब वाटर वेपर्स इस तरह आते हैं ऊपर से इस कंडेंसर में, तो वो भी
वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वो क्या बनाएंगे, फ्रेश वाटर बनाएंगे, और उस फ्रेश वाटर को भी यूज में लाया जा सकता है या दोबारा जो है उसको इस तरह समंदर में ही शामिल कर दिया जाएगा। तो ये एक सादा सा सिस्टम है जिसको हम ओपन साइकिल सिस्टम कहते हैं। द ओपन साइकिल सिस्टम प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसैलिनेटेड फ्रेश वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। तो फ्रेश वाटर भी पैदा हो गया जो कि आप यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो गई, सिंस द स्टीम कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर से स्टीम आ रही है ना, तो वो साल्ट्स वगैरह जो है वो पीछे रह जाते हैं और फिर फ्रेश वाटर जो है वो पैदा हो जाता है। उसके बाद ये क्लोज्ड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। इन अ क्लोज्ड साइकिल सिस्टम अ वर्किंग फ्लूइड विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि अमोनिया एंड रेफ्रिजरेंट वगैरह यूज्ड। वार्म सरफेस सी वाटर हीट्स दिस वर्किंग फ्लूइड। क्या किया जाएगा कि वार्म वाटर जो है वो सेकेंडरी फ्लूइड को क्या करेगा, हीट करेगा। ये देखें, ये वार्म सी वाटर है और यहाँ पे टेम्परेचर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है, देखें 26 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वार्म सी वाटर इस तरह ये देखें इस चैम्बर में एंटर हो रहा है। फिर क्या होता है कि इस चैम्बर में ये एंटर होता है और इसी चैम्बर में ये देखें एक वर्किंग फ्लूइड भी एंटर हो रहा है। ठीक हो गया। तो वार्म वाटर की हीट को वर्किंग फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, और वार्म वाटर जो है वो इस चैम्बर में घूमने फिरने के बाद ये देखें बाहर आ गया है, और जो वर्किंग फ्लूइड है वो चूंकि गर्म हुआ है उसने हीट एब्जॉर्ब की है। स्टीम जो है वो फिर टरबाइन को चलाती है, टरबाइन आगे जनरेटर को चलाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और फिर वो स्टीम जो है वो दोबारा देखें एक इस चैम्बर में आ गई। इस चैम्बर को हम कहते हैं कंडेंसर। इस कंडेंसर के अंदर वो जो वर्किंग फ्लूइड की स्टीम है वो दोबारा उसी लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें कि इस कंडेंसर से गुजर रहा है ये कोल्ड सी वाटर। ठीक हो गया। ये कोल्ड सी वाटर एक पाइप के जरिए इस चैम्बर से गुजर रहा है और गुजर के वो ऐसे आ जाता है, दोबारा वापस कर दिया जाता है समंदर को। लेकिन इस चैम्बर में चूंकि वो गुजर के आया है तो इस चैम्बर के पाइप्स के अंदर जो स्टीम बह रही होगी वर्किंग फ्लूइड की, वो उस ठंडे पानी की ठंड की वजह से कंडेंस होके दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो वो ये देखें वो लिक्विड दोबारा यहाँ पे आ गया और पंप के जरिए दोबारा उस वर्किंग फ्लूइड को, उस लिक्विड को इस तरह पंप कर दिया जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये साइकिल ऐसे रिपीट होता रहेगा। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड साइकिल ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। ठीक हो गया। तो इससे भी देखें कि एनर्जी पैदा की गई है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई है। की फीचर्स क्या हैं? द वर्किंग फ्लूइड इज कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड लूप। आपने देखा ना वर्किंग फ्लूइड जो है वो कहीं बाहर नहीं गया, उसे क्लोज्ड लूप में रखा जाता है। एंड नो सी वाटर एंटर्स द टरबाइन। सी वाटर जो है वो टरबाइन तक भी नहीं गया। सी वाटर तो यहाँ पे सिर्फ इस चैम्बर में घूम फिर के ये देखे बाहर निकल गया था, सी में ही चला गया था। लेकिन उस वाटर की हीट को इस वर्किंग फ्लूइड ने एब्जॉर्ब कर लिया था और ये वेपर्स में चेंज होकर ऊपर चला गया था। क्योंकि वर्किंग फ्लूइड जो है वो पाइप्स के अंदर है ना, और उन पाइप्स के इर्द गिर्द चैम्बर में बह रहा है ये वाला वार्म सी वाटर। इसी तरह वो घूमते घुमाते जब स्टीम वापस आती है ना वर्किंग फ्लूइड की, तो यहाँ कंडेंसर में भी वो पाइप्स के अंदर ही रहती है, और कंडेंसर जो है उसके इर्द गिर्द जो ठंडा पानी है वो बह रहा होता है पाइप्स के इर्द गिर्द। तो उस ठंड की वजह से वो स्टीम जो है वो दोबारा लिक्विड में चेंज होती है, यानी कि वर्किंग फ्लूइड में, और उसको दोबारा देखें यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है और पंप के जरिए फिर से दोबारा पंप कर दिया जाएगा। तो इस तरह ये एक क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें वर्किंग फ्लूइड जो है वो बाहर नहीं आता सिस्टम से। वेज टू सेव एनर्जी, हमने सारे एनर्जी के तरीके पढ़ लिए कि किस किस तरह से एनर्जी पैदा की जा सकती है। सारे पावर स्टेशंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से एनर्जी को सेव किया जा सकता है। डिवेलप एंड यूज एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स। एनर्जी एफिशिएंट मशीन से क्या मुराद है कि जो कम फ्यूल लें और ज़्यादा आउटपुट दे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। ऐसे इंजन्स बनाएं जो कि इस उसूल पे काम करें। रिड्यूस करें अपने यूजेज को, प्रोडक्ट्स कम यूज़ करें और जो प्रोडक्ट्स आपने यूज़ की हैं उनको रीयूज़ करें और रिसाइकल करें। फिर देयर शुड बी लीस्ट यूज ऑफ व्हीकल्स, गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें या पैदल चलें। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन दे आर नॉट इन यूज एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ एयर कंडीशनर्स आल्सो, क्योंकि ये सारी जो मशीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड करती हैं जिसकी वजह से
बहुत ज़्यादा आपको पता है कि फिर एफर्ट लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए। सो ये था कि किस तरह से आप मुख्तलिफ़ तरह के एनर्जी स्टेशंस को यूज़ करके एनर्जी पैदा करवा सकते हैं। वाटर को किस तरह यूज़ में ला सकते हैं, विंड को किस तरह ला सकते हैं, न्यूक्लियर पावर को किस तरह ला सकते हैं, इवन वेस्ट मटेरियल को किस तरह यूज़ में ला सकते हैं, टाइड्स को किस तरह से ला सकते हैं। तो इन सारे तरीक़ों से आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट 3। थैंक यू।